बिजली बिल करेंगे माफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, काफी अहम बयान है। इसे कहा उन्होंने कि गरीबों का बिजली बिल माफ करेंगे। कश्मीर में बिजली की सूरत हाल को बनाया गया है बेहतर। एलजी मनोज सिन्हा ने यह बयान दिया है और उनके इस बयान से सीधे एक बड़े तबके को फायदा पहुंचने वाला है जो उन्होंने बयान दिया है। और इस फैसले से जाहिर सी बात एक बड़ी आबादी जो गरीबों की है उन्हें सीधे तौर पर फायदा पहुंचने वाला है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, काफी अहम बयान माना जा रहा है इसे। उन्होंने कहा है कि गरीबों का बिजली बिल माफ करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। कश्मीर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है, यह भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कुपवाड़ा दौरे पर हैं और कुपवाड़ा दौरे के दौरान उन्होंने कई ऐसे ऐलानात किए हैं और अब यह खबर है कि उनका ये बयान है कि गरीबों का बिजली बिल माफ करेंगे। कश्मीर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है। मैं आया था, उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कौल, हमारे वरीय सहयोगी। मनोज जी, ये जो बयान है काफी अहम है। एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी, उसे सीधे तौर पर फायदा पहुंचने वाला है। क्या कहा है दरअसल एलजी मनोज सिन्हा ने? हाँ, देखें विशाल, अब बिजली का जो मामला है ये सदियों से यहाँ रहा है कि जहाँ अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर वैली में लोड शेडिंग का जो मामला है काफी पुराना है। पिछली भी सरकारें जो भी रही हैं उसमें भी लोड शेडिंग जो है काफी होती थी और बिजली प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल पा रही थी। वो भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अब जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं उसके बाद से जो अपोजिशन है, अपोजिशन लगातार ये मामला उठाती रही है। उनका ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी लोगों को बिजली कहीं जगहों पर नहीं मिल पा रही है। और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कहती आई है कि जो भी समर्थ होंगे, जो बिल देने वाले हैं, पहले भी एलजी मनोज सिन्हा ने ये कई बार कहा है कि वो लोग जिनकी आमदनी ठीक है, जिनके पास, हालांकि उन्होंने ये जिक्र किया था जिनके पास आईफोन है और वो बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं, वो नहीं चल सकता। तो आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ये ऐलान किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो गरीब लोग हैं उनकी बिजली माफ कर देंगे। तो अब ये देखना होगा कि ये बहुत बड़ी सौगात होगी आम लोगों के लिए, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो बिजली का बिल देने में असमर्थ हैं। क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है विशाल जो दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं और उनके लिए जो बिजली का बिल देना होता है वो काफी मुश्किल बन जाता है। और ऐसे में आज जो एलजी मनोज सिन्हा ने यह ऐलान किया है कि गरीबों की का बिजली फीस वो माफ कर देंगे, उनको फ्री में बिजली देंगे, तो एक बहुत बड़ी सौगात होगी उनके लिए। अब ये देखना होगा कि कौन सा इनकम
ग्रुप ऐसा होगा, उसकी जो अलग अलग किस तरह से ये किया जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे खानदान हैं, कौन से ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिन्हें ये बिजली फ्री में दी जाएगी। लेकिन साथ ही एलजी मनोज सिन्हा का ये साफ कहना था कि जो घाटा है वो पूरा करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल मनोज, मेरा सवाल दरअसल यही था, मेरा सवाल यही था कि क्या उन्होंने ये जो कहा है उसे एक ऐलान और उसे एक सरकारी फैसला माना जाए, या फिर उन्होंने कहते कहते कुछ कह दिया? मेरा सवाल यही है कि इसे सरकारी फैसला मान लिया जाए, सरकारी ऐलान मान लिया जाए, या फिर यह कि अगर जो अमीर तबका है, जो इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पास जो दौलत वाले लोग हैं, वो बिजली का बिल दें तो हम गरीबों का माफ कर देंगे। क्या इसे ऐलान समझा जाए? देखिए विशाल, देखिए विशाल, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। पहले भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एलजी मनोज सिन्हा ने भी बार बार ये कहा है कि हम गरीबों का जो बिल है उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि गरीबों का बिजली का बिल माफ कर देंगे। यानी ये सरकार की तरफ से ऐलान है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐलान है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद ये बोलते हैं कि गरीबों की जो बिजली है उसका बिल माफ किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। लेकिन साथ ही हमें यह देखना होगा कि अब कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि कौन से हाउस होल्ड्स ऐसे हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको गरीब माना जाएगा। उसमें सरकार को अब ये मॉडलिटीज तय करनी पड़ेंगी। इसके बाद जिसके बाद एक ऑर्डर आएगा, उसमें यह देखा जाएगा कि आखिर कौन से ऐसे खानदान हैं, कौन सा इनकम ग्रुप है जिसको बिजली का बिल अदा नहीं करना होगा। लेकिन साथ ही जो लोग समर्थ हैं, जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है या जो बिजली का खर्चा करते हैं, काफी उनकी आमदनी भी है और वो बिजली की फीस दे सकते हैं, अगर वो कोई ये बहाना बनाए कि स्मार्ट मीटर में बिल ज्यादा आता है, स्मार्ट मीटर हटाए जाए, हम पुराने मीटर से बिजली का बिल देंगे, तो वो बहाना नहीं चलेगा। जहां एक तरफ गरीबों के लिए ये सौगात है कि एक ऐलान ऐसा हुआ है कि उनकी बिजली का फीस माफ किया जाएगा, वहीं ये संदेश भी साफ है कि जो समर्थ हैं, जो दे सकते हैं बिजली का बिल, उन्हें बिजली का बिल देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर जो लगाए गए हैं साफ तरह से कहा जा सकता है कि ये वहां पर तस्वीर साफ कर दी गई है। लेकिन अब सवाल यही है कि जो गरीब तबका है, जिसे लगता है कि खुद को शायद सरकारी मदद का वो हकदार है, तो क्या उसे ये ऐलान उसके हक के तौर पर अनकरीब मिलने जा रहा है? ये अभी भी एक सवाल जरूर है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के वतरेगाम वानीहामा गांव में दहशतगर्दाना हमले में जख्मी हुआ साहिल नामी नौजवान जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इसकी मौत के बाद साहिल बशीर डार के गांव में गम और मातम की लहर है। अनंतनाग के वानीहामा में 4 अक्टूबर को दहशतगर्दों के हमले में जख्मी हुए साहिल बशीर अस्पताल में दम तोड़ बैठे। वो श्रीनगर के अस्पताल में जेर इलाज थे, जिस दौरान साहिल बशीर की मौत हो गई। साहिल बशीर 11वीं जमात के तालिब इल्म थे। साहिल बशीर की नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। और मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, साहिल बशीर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इस पूरे मामले को जिस तरह से देखा जाए तो उसके बाद जैसे पहले उसे गोली लगती है, फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, लोगों का अब क्या कहना है? ये किस तरह का ये गम है? इसकी वजह लोग क्या मानते हैं? क्यों ऐसा हुआ? बिल्कुल विशाल, अगर हम इस वाक़े की तरफ देखेंगे तो काफ़ी शर्मनाक और इंसानियत सोज वाक़ा है और हर सू इसकी मजम्मत जो है वो हो रही है। न सिर्फ वहाँ जो आम लोग हैं बल्कि पॉलिटिकल सर्कल्स की अगर हम बात करेंगे तो हर सू इस कत्ल की मजम्मत हो रही है। और जिस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्स की बात करेंगे तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो इस कत्ल में मुलवस जो मिलिटेंट हैं उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। और लगातार हमारी भी यही कोशिश रही है कि पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस हवाले से सामने आ जाए, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं की है। खाली इस बात की तस्दीक हुई थी कि मिलिटेंटों ने एक 17 साल नौजवान पर जो वानीहामा वतराम हल एरिया का जो बाशिंदा है और पीयूसी यानी कि क्लास 11th का जो स्टूडेंट है, तो उस पर फायरिंग नजदीक से की गई और जिसके नतीजे में वो 4 अक्टूबर को की रात को बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और चुनाचे उसको फौरी तौर पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया
लेकिन उसकी जो क्रिटिकल कंडीशन है उसके तनाजुर में डॉक्टरों ने यह फैसला किया कि उसको फिर बाद में सिकिम्स सोरा रेफर किया गया। और जहां पर कल रात को, कल शाम को बिलाखिर साहिल बशीर नामी जो नौजवान था वो जिंदगी की जंग हार गया और जख्मों की ताब न लाकर जो है वो दम तोड़ बैठा। और जब उसकी लाश जो है वो आबाई गांव पहुंचाई गई तो यकीनी तौर पर वहां पर जो मातम पहले से ही था, तो उस मातम में मजीद इजाफा हो गया जब ये नौजवान जो था अपनी जान को लब्बैक कह गया और इसने अपनी जान दे दी। और उसके बाद यकीनी तौर पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, गम का पहाड़ टूट पड़ा, न सिर्फ अहले खाना पर, अफराद खाना पर या रिश्तेदारों पर, बल्कि जो आसपास के आस पड़ोस के लोग हैं उन पर भी गम का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि जिस तरह से हमारी कुछ एक लोगों से बात भी हुई तो उन्होंने साहिल बशीर के बारे में जो कहा कि ये कहा गया कि काफी होनहार नौजवान था और जो सोशल सर्विस का जज्बा रखने वाला एक नौजवान था और जिसको ये मिलिटेंटों ने नजदीक से गोली चलाकर कत्ल कर दिया। और जिस तरह से हमने कोशिश की लगातार कि उनके घर वालों से भी राबता हो, लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि घर वालों पर क्या बीती होगी इस वक्त। और वो इस पोजीशन में नहीं है, इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके कैमरा के सामने। लेकिन ये बात जरूर है कि पुलिस ने जो है एक आला सतही तहकीकात इसमें जो है शुरू कर दी है। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि हर एंगल को जांचा जा रहा है, हर एंगल को देखा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है क्या ये टारगेट किलिंग थी या कोई और मिलिटेंटों के निशाने पर था, या ये भी एक नैरेटिव सामने आ रहा है कि जो ही मिलिटेंट दाखिल हो गए साहिल के घर में तो साहिल ने उनको कन्फ्रंट किया और ये कोशिश की कि मिलिटेंटों को पनाह ना दी जा सके वहां पर उसके घर में। तो जिसके बाद यकीनी तौर पर जो हालात थे वो काफी संगीन हो गए। और कन्फ्रंटेशन के दौरान जो अगर बात करेंगे साहिल की तो ये बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने उसके नजदीक से गोली चलाई और जिसके बाद ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि मिलिटेंटों की तादाद 2 थी और वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। और जिसके बाद नजदीक के खेतों में लगातार उन्होंने जो है गोलियों की आवाजें भी सुनी गई और फायरिंग की गई खेतों में भी। और उसके बाद जो है साहिल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कल वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मुदस्सिर। तमाम अब तो साहिल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत की असल वजह क्या है या उसे गोली अगर मारी गई तो क्यों मारी गई, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में हमें मिल सकता है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और महबूबा मुफ्ती के बयान की बात करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। बैकडोर भर्तियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी के बयान पर मुफ्ती ने सवाल किया कि क्या वो चोर दरवाजे से भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को एप्टेक और 13,000 करोड़ की बदनवानी के बारे में बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये लोग नौजवानों को रोजगार देने की बजाय लोगों को निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन चोर दरवाजे से हुई भर्तियों के बारे में वो बता रहे हैं वो इनकी तफसीलात फराहम करें। इस मौके पर राहुल गांधी के पोस्टर पर भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये उनकी मायूसी को जाहिर करता है और वो इंडिया अलायंस से डरते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि क्या सनातन धर्म ये सिखाता है कि आप अपने मुखालिफ को रावण के तौर पर दिखाएं। इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो। और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है। उसकी इंक्वायरी करके जो उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है ही शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहां पर उसमें घपले करते हैं, वहां पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिलेगी।
मिली होगी किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं मिली। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया, कहां से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। गुप्ता ने कहा कि इंडिया अलायंस सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहा है। महबूबा मुफ्ती का इस प्रकार से आरोप लगाना कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम का प्रचार करके और मुस्लिम्स को लिंचिंग की बात कहती है, सरासर गलत है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, पुरातन धर्म है, और इसमें एक चींटी को भी बचाव के लिए बोला जाता है। इस प्रकार की भाषा का सनातन धर्म के लिए प्रयोग करना, और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो इन विचारों को लेकर के चलती है, सरासर गलत है। और खास करके एक जो मूव चली है इंडिया गठबंधन की, INDIA गठबंधन की, कि सनातन धर्म के खिलाफ प्रचार करना, ये उसी का एक अंग है। लेकिन लोग इस चीज को समझते हैं, इस प्रकार के झूठे प्रचार को ना तो कोई मानता है, ना जो इनकी मानसिकता है वो गलत है, और लोग इसका जवाब देने वाले हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभियान भाजपा के सेवा पखवाड़ा का भाग, भाजपा युवा मोर्चा की भी की जा रही जमकर तारीफ। किन्नौर में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने किया नाको और लियो गांव का दौरा। स्थानीय लोगों से बात कर बढ़ाया उनका हौसला, सड़क संबंधी मांगों को हल करने का दिया आश्वासन। बद्दी में केमिकल युक्त जहरीला पानी छोड़े जाने से लोग परेशान, सरकार से उठा रहे कार्रवाई करने की मांग। पुंछ में ईद के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों ने निकाला मिलाद रैली, अमन, एकता और भाईचारे का दिया गया संदेश। जम्मू में मुख्य अतिथि औद्योगिक मंत्री सोम प्रकाश की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। UN में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर UN एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने दरगाह चराग शरीफ में उर्स की आइंदा तकरीबात के पेश नजर किए जाने वाले इंतजामात के जायजा इजलास की सदारत की। मरकजी वक्फ ऑफिस सोनावार श्रीनगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा मीटिंग में जिला इंतजामिया बडगाम के मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। अंद्राबी ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को उर्स के लिए तैयार रहने और लोगों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है ताकि अकीदतमंदों को तकलीफ न हो। अंद्राबी ने कहा कि वहां बैतुल खुला की सहूलियत दस्तयाब कराई गई है जो पहले नहीं थी। आप सब जानते हैं कि अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक आने वाला है। वहां पहले पोशाक बंदी हो जाती है तो उसके बाद ही फ्राइडे को नेक्स्ट वहां पर शबखानी रहेगी और फिर उर्स मनाया जाएगा। पोशाक बंदी से लेकर उर्स तक ये सिलसिला जारी रहता है। लोग बहुत ज़ायरीन वहां पे आते हैं, हर जगह से आते हैं, यहाँ तक कि बाहर से भी लोग आते हैं। तो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग यहाँ पे बुलाई थी, क्योंकि हम आपको बताते चलें कि वक्फ बोर्ड के साथ जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगी तब तक ये सारी चीजें नामुमकिन हैं, क्योंकि हर एक का इसमें साथ रहेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर DC, पुलिस,
ट्रांसपोर्ट, म्युनिसिपलिटी, सबों के साथ आज आपने देखा यहाँ पे सारे ऑफिसरान आए हुए थे, सबों के साथ बात हुई, क्योंकि इसमें बिजली, पावर सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है, वाटर सप्लाई रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ायरीन को जब तक पानी नहीं होगा, वहाँ पे बिजली नहीं होगी, तो पॉसिबल नहीं है कि ये उर्स शरीफ सही तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे ज़ायरीन को मिले, ये हमें अब लगता है कि पहले ये हमारी सांसों में बसा हुआ है ये सारा कल्चर, और इन सांसों को हमें रुकने नहीं देना है। वक्फ इसी तरह से काम करे, और वक्फ का काम है कि हर ज़ायरीन को वहाँ पे सहूलियत मिले। जो हमने नई कंस्ट्रक्शंस भी करी हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वॉशरूम्स की, तो हमने, आप आए थे तब साथी मेरे साथ ही, तो 2 महीने पहले इंस्ट्रक्शंस गई थी। आज इंशाअल्लाह रहमान ज़ायरीन को वो तंगी नहीं रहेगी। बाकी भी जितना ट्रांसपोर्ट किस तरह से आएगा, कहाँ रहेगा, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे लोगों को मिले, और हम आपके ज़रिए ही पहले ही बताएंगे लोगों को कि आप आइए। ये हमारे अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है वहाँ पर, और उनका उर्स मनाया जाएगा, और लोगों को हम पहले ही मुबारकबाद देते हैं। करगिल के सैकड़ों नौजवानों को लेह में आईटीबीपी में भर्ती अमल में शामिल होने से रोकने का इल्जाम लगाया जा रहा है। आईटीबीपी लद्दाख ने एक नोटिफिकेशन के तहत लद्दाख खित्ते के नौजवानों से भर्ती के लिए दरख्वास्तें तलब की थी। इस सिलसिले में सैकड़ों नौजवान लेह पहुंचे थे। कुछ उम्मीदवारों का कहना था कि लेह में आईटीबीपी अहाते में दाखिल होने के बाद यह ऐलान किया गया कि करगिल के नौजवान वापस चले जाएं। इस पर करगिल के नौजवानों में काफी नाराजगी पाई जा रही है। उधर सामाजिक कारकुन सज्जाद करगिली ने एक ट्वीट में मुतल्लिका आला हुकाम से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। से अंदर बोल रहे हैं, सीधा लाइन से हटो। अब अंदर माइक से ऐलान कर रहे हैं कि जिन ले वाले सारे लाइन पे बैठे हैं और जो करगिल वाले हैं वो लाइन से हटने को कह रहे हैं, और ना हमें अंदर जाने दे रहे हैं कि कोई रीज़न पूछे किस वजह से करगिल वालों को करने नहीं दे रहे हैं भर्ती, वो ना हमें अंदर गेट से अंदर छोड़ रहे हैं, और हम बच्चे सारे यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। ओपन मेरिट भर्ती है, हर किसी के लिए होता है, ऑल इंडिया में होता है ये भर्ती। ना कोई नोटिस निकाला है करगिल वालों को। जब वॉइस आ गया तो ना ओनली ले डिस्ट्रिक्ट के लिए तो बोला नहीं उन्होंने वॉइस पे। हम वहाँ से करगिल और ड्रस इतना खर्चा करके यहाँ आए भर्ती के लिए, तो लिहाजा हमें ये भर्ती किसी भी हाल में करना ज़रूरी है हमारे लिए। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले के लोग अब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और दीगर मुतल्लिका शोबों में भी काफी तरक्की हुई है। अखरोट की पैदावार भी बढ़ी है। हाई डेंसिटी पर तवज्जो दी जा रही है। रोड समेत दीगर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। उन्होंने जिला कुपवाड़ा में कई कामों का जायजा लिया और इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का 2 रोजा कुपवाड़ा दौरा मुकम्मल हो गया। उन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की और लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई, चाहे वो पैडी की पैदावार हो या मिल्क प्रोडक्शन में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हो गया। वॉलनट की प्रोडक्शन भी काफी अच्छी हुई है। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उसमें इस बात पर काफी ध्यान दिया जाएगा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो और 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में जुड़ी है उसका जीवन सुखमय हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गांव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य
रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 9,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 मरला जमीन उपलब्ध कराए। ये पिछले वर्ष के रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने यहाँ के रेल लाइन को लेकर के तकनीकी सर्वे सैंक्शन किया था और तकनीकी सर्वे पूर्ण हो जाने के बाद जब डीपीआर सबमिट होगी तो हम कोशिश करेंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि नई रेल परियोजना कुपवाड़ा को जोड़ेगी, इसकी स्वीकृति हम लोग कराएंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कुपवाड़ा 2 रोजा दौरा पुरअमन तौर पर सिक्योरिटी के पुख्ता हसार के बीच इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान एलजी इंतजामिया ने कहा कि कुपवाड़ा अब पूरी तरह बदल चुका है, अब ये पसमानदा जिला नहीं कहलाएगा। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं है जब कुपवाड़ा जिले को भी रेल प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा जाएगा और यहाँ पर जो तिब्बी निज़ाम है उससे बेहतर करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म, हेल्थ और दीगर चीजें जो है वो एलजी की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। हम उन्होंने साथ में 2 टोक अल्फाज में ये भी कहा कि अब की बार नौकरी सिर्फ मेरिट के बुनियाद पर मिलेगी और किसी की सिफारिश या चोर दरवाजे से किसी भी शख्स को नौकरी नहीं मिल पाएगी। कुपवाड़ा की आवाम ने इस दौरे को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि आज एलजी ने तारीख रकम की कि वो रात भर कुपवाड़ा में कयाम पजीर रहे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एलजी का 2 रोजा दौरा पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं याह्या सुल्तान।